हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। कक्षा 8 के अंतर्गत साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इससे पहले हम इस चैप्टर के 2 वीडियो देख चुके हैं जिसमें हमने रबी की क्रॉप क्या होती है और जो खरीफ क्रॉप है उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा किसान लोग कैसे अपने सॉइल को प्रिपेयर करते हैं ताकि वहाँ पर कृषि की जाए, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने बीज की कैसे बुआई करते हैं, यानी बीजों को कैसे बोया जाता है, तो सोइंग के बारे में देखा था। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक था हमारे पास मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी जो खाद और जो उर्वरक है उसका कैसे उपयोग किया था उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के इस टॉपिक में हम इरिगेशन जो टॉपिक है वहाँ से आगे करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। इरिगेशन, सिंचाई। ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लाइफ। हम इससे पहले हर कोई जानता है या हम पहले ही भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो सजीव है यानी जो लिविंग थिंग्स हैं या लिविंग बींग्स हैं उनके लिए क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। यानी उनके लिए क्या है, जीवित रहने के लिए क्या है, पानी बहुत जरूरी है। आपने सुना भी होगा अन्न जल यानी और हवा, ये तीनों चीज क्या है, प्रत्येक सजीव के लिए क्या है, जरूरी है। यानी उसको जीवन यापन करना है या उसको सर्वाइव करना है तो उसके लिए क्या है, जो वाटर है वो वाटर क्या है, एक इसेंशियल कंपोनेंट है। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑफ प्लांट। जो वाटर है वो किसके लिए, जो फ्लावर लगेगा, पेड़ों पर जो पुष्प लगेंगे वो पुष्प किस तरीके से होंगे, फ्रूट जो लगेंगे या जो सीड लगेंगे वो प्रॉपर कैसे होंगे, तो उनकी के लिए क्या है, वाटर की जरूरत पड़ती है। या वो किसके लिए, किसके द्वारा की जाती है, इरिगेशन के द्वारा की जाती है। तो हमने अगर उसको प्रॉपर तरीके से पानी नहीं दिया, जो हमारी कृषि है या जहाँ पर हमने कोई पेड़ बोए हुए हैं, अगर हमने उसको प्रॉपर तरीके से पानी नहीं दिया हुआ है तो उसका सीड जो होगा वो सही ढंग से उग नहीं पाएगा, या उसकी जो फ्लावरिंग है वो फ्लावरिंग टाइम पर नहीं हो पाएगी। अगर फ्लावरिंग टाइम पर नहीं होगी तो उसको फ्रूट आने का जो टाइम है वो क्या होगा, लेट हो सकता है। तो ये क्या था, हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, यानी जो इरिगेशन है वो इरिगेशन भी एक सही तरीके से होना चाहिए ताकि वहाँ पर जो हमने क्रॉप की है उसको सही ढंग से प्रोडक्शन हो पाए। तो ये क्या हमारे पास एक इसेंशियल पार्ट है किसका, कृषि का। इरिगेशन क्या है, जो हम क्रॉपिंग कर रहे हैं उस क्रॉपिंग का क्या है, एक इंपॉर्टेंट टास्क है। वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स। जो पानी होता है वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं वो जड़ें क्या करती हैं, पानी को जमीन से क्या कर सकते हैं, अवशोषित करती हैं, पानी को एब्जॉर्ब करती हैं। अब से पहले भी हमने पढ़ा था, या आने वाले जो हायर क्लासेज होंगे आप उसमें पढ़ोगे कि कैसे जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। और जाइलम और फ्लोएम जो दो मेन वेसल्स हैं प्लांट के, वो कैसे फ्लोएम जाइलम मेनली हेल्प करता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, मिनरल्स और वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। जाइलम जो पार्ट होता है वो क्या करता है, मेनली हेल्प करता है। तो कैसे वहां पर एब्जॉर्ब किया जाता है पानी को, और कैसे जड़ों के द्वारा जो अवशोषित किया गया पानी है उसको फोटोसिंथेसिस के लिए कहाँ तक, जो पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वहां तक पहुंचाया जाता है। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट टास्क है। along with water minerals and fertilizers are also absorbed। जो क्या होता है, जो पेड़ पौधों की जड़ है वो क्या करता है, पानी के साथ साथ जो वहाँ पर जो फर्टिलाइजर यूज किया गया है और जो क्या है, मिनरल्स हैं, जो लवण है, खनिज लवण है, तो उनको भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, सोखता है और पेड़ को पहुंचाता है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। पौधों में क्या होता है, लगभग 90% तक क्या होता है, पानी होता है। आपने फ्रूट देखा होगा तो फ्रूट में भी क्या होता है, मैक्सिमम पानी रहता है। या हम हरी सब्जी लेते हैं कोई जो भी पार्ट होगा उसका, जो प्लांट्स होगा उसमें क्या है, 90% तक क्या होता है, वाटर होता है। वाटर इज इसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। यानी क्या है, जो पानी है वो क्या है, बीजों के उत्पादन के लिए क्या है, बहुत आवश्यक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स है। क्योंकि अगर कहीं पर बीज सूखी अवस्था में है, आपने देखा होगा कहीं पर बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती है या हम वहाँ पर सिंचाई नहीं करते हैं तो वहाँ पर जो भी हमने फसल बोई है वो उग नहीं पाती है। तो पानी क्या है, जो सिंचाई है, सिंचाई जो है किसके लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या है, इसेंशियल है। क्योंकि इसके बिना क्या होगा, बीज भीगेगा नहीं, क्योंकि उसको मॉइस्ट चाहिए होता है। जर्मिनेशन होने के लिए क्या होता है, बीज को थोड़ा सा मॉइस्ट होना जरूरी है ताकि वो क्या हो गया, प्रॉपर तरीके से जर्मिनेट हो पाए। अगर ड्राई कंडीशन में रहेगा, शुष्क अवस्था में रहेगा, तो वो बीज क्या होगा, वहाँ पर ग्रो नहीं कर पाएगा। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ प्लांट। यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पौष्टिक तत्व हैं, किसके लिए, पेड़ पौधों के लिए, जो उसकी वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो वो भी क्या किया जाता है, पेड़ पौधों को ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द बोथ फॉर फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। जो पानी होता है वहाँ पर जो गर्म धाराएं चलती हैं तो वो उससे क्या करती है, पेड़ पौधों को क्या करती हैं,
बचाती है। अगर वहाँ पर क्या होगा, पेड़ पौधे में गर्म हवाएं चली तो टेम्परेचर अगर मेंटेन नहीं किया गया तो वहाँ पर क्या हो गया, जो हमने जो पेड़ उगे हुए हैं तो उन पेड़ों को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। द मेंटेन टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। अगर हमें एक अच्छी फसल लेनी है या अच्छे हमें प्लांट उगाने हैं, हेल्दी क्रॉप लेनी है, ठीक है, स्वस्थ क्रॉप लेनी है। स्वस्थ क्रॉप का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हमने गेहूं बोया है तो वहाँ पर सारे के सारे जितने गेहूं हमने बीज बोए थे तो वो पूरी फसल दे, यानी जितना हमने गेहूं बोया है, हमने जितनी एक्सपेक्टेशन लगा रखी है उस खेत से कि इतना गेहूं हो जाए, या धान की खेत से जितनी एक्सपेक्टेशन की है तो उतना धान का पूरा प्रोडक्शन हो पाए, तो उसके लिए क्या हमें लगातार उसको क्या देना पड़ता है, पानी की जरूरत पड़ती है। तो हमें उसको वाटरिंग हमेशा करनी पड़ती है। द सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। हम क्या करते हैं, अलग अलग विभिन्न समयांतराल पर या अलग अलग जो समयांतराल होता है, टाइम टू टाइम जो होता है, ठीक है, डिफरेंट इंटरवल्स के अकॉर्डिंग जो किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, हम सिंचाई बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। हम देख पाते हैं कि हमारे पास क्या होता है, जो सिंचाई होता है, जैसे हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, हम क्या जानते हैं, जैसे जो धान की खेती होती है तो धान की खेती लिए क्या होता है, ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, किसकी तुलना में, गेहूं की खेती की तुलना में। तो ये क्या हमारे पास फसल टू फसल क्या कर सकता है, वहाँ पर जो सिंचाई की जाती है तो वो भी क्या होता है, उसमें वेरिएशन हो सकता है। यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, यानी कुछ फसल ऐसी होती है जिनको क्या होती है, ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कम पानी में भी क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, सॉइल टू सॉइल। उसके अलावा जो क्या होता है, ये तो हमने क्या कहा कि जो फसल टू फसल है, यानी क्रॉप टू क्रॉप है, तो उसमें क्या होता है, पानी की अलग अलग जरूरत पड़ती है। गेहूं को कम पानी की जरूरत पड़ती है, जबकि जो धान की खेती होती है उसको ज़्यादा। आपने देखा होगा जो धान की खेती होता है हमेशा पानी से भरे हुए रहते हैं, तो क्या होता है, धान की खेती को ज़्यादा जबकि गेहूं की खेती को कम पानी चाहिए होता है। उसके अलावा सॉइल टू सॉइल भी क्या होता है, ये वेरी कर सकता है, यानी कहीं पर ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ सकती है किसी मिट्टी को, और किसी मिट्टी को कहीं पर क्या होती है, कम पानी की जरूरत पड़ सकती है। या सीजन टू सीजन, ठीक है, किसी सीजन में ज़्यादा पानी चाहिए होता है, किसी सीजन में कम चाहिए। जैसे गर्मियों में पानी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि प्लांट को क्या करना चाहिए, जो टेम्परेचर है उसको भी मेंटेन करना है या वृद्धि भी करना है, तो उस सबको मेंटेन करने के लिए या प्रॉपर प्लांट की ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए, वहाँ पर पानी की जरूरत पड़ती है। तो इरीगेशन क्या हो सकता है, कहीं पर कम या कहीं पर ज़्यादा हो सकता है। सॉइल टू सॉइल भी वेरी कर सकता है, अलग हो सकता है, या क्रॉप टू क्रॉप भी कर सकता है, वेरी कर सकता है। इन समर द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। अब हम पहले भी बता चुके हैं कि जहाँ पर गर्मियों में क्या होता है, जो पानी देने की जो प्रक्रिया है, यानी जो इरिगेशन की जो प्रक्रिया है, वो क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है। यानी पेड़ पौधों को क्या होती है, पानी की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। वाई इज टू सो, ऐसा क्यों? कुड इट ड्यू टू द इंक्रीज रेट ऑफ इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। उस समय क्या होता है, जैसे गर्मी का समय होता है तो वहाँ पर क्या होता है, तापमान ज़्यादा रहता है, तो पेड़ पौधों को जीवित रहने के लिए तापमान को भी मेंटेनेंस करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस चलती है उस समय, वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है पेड़ पौधों की पत्तियों से, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए, या जमीन से भी क्या होता है, उसमें पानी इवेपोरेट हो जाता है। आजकल देख पा रहे होंगे आप, गर्मियों का सीजन है अभी, तो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर भी देखेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाता है, सॉइल क्या हो जाती है, थोड़ा सा बहुत जल्दी क्या हो जाती है, वहाँ पर गर्म हो जाती है। या पेड़ पौधे क्या होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, अगर उनको प्रॉपर पानी नहीं दे पाया तो वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर सूख जाते हैं, तो वाटरिंग की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या हमारे पास, जैसे गर्मियों का समय है तो वहाँ पर ज़्यादा पानी चाहिए होता है, बरसात की जो हमारे पास जाड़ों के समय है उसमें क्या होती है, उसकी तुलना में थोड़ा सा कम पानी की जरूरत पड़ती है। तो उसी के हिसाब से क्या होती है, हम फसल भी बोते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स ऑफ इरिगेशन। जो सिंचाई है उस सिंचाई के क्या क्या हमारे पास सोर्स हैं, या उसके क्या हमारे पास स्रोत हैं। तो यहाँ पर बूझो ने एक प्रश्न भी पूछा हुआ है। तो इसका प्रश्न है कि हम इस वर्ष मतलब लास्ट ईयर जो बूझो ने कुछ प्लांट लगाए होंगे खेतों में, तो वो क्या हो गए थे, गर्मियों के टाइम पर आते हुए क्या हो गए थे, सूख गए थे। तो बूझो क्या कह रहा है कि हमें इस साल क्या करना है, मुझे कि पानी जो है उन पेड़ पौधों को लगातार देना है, ताकि वो क्या होंगे, जो पेड़ है वो ना सूख पाए। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स ऑफ इरिगेशन, सिंचाई के स्रोत। द सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। यानी जो स्रोत हैं किसके, इरिगेशन के, सिंचाई के जो स्रोत हैं अलग अलग हो सकते हैं। वेल्स हो सकते हैं कुएं, ट्यूबवेल्स, जलकूप बोल सकते हैं उसको, हम ट्यूबवेल्स भी कह सकते हैं, जलकूप बोल सकते हैं। पॉन्ड्स, पॉन्ड्स को आप जानते होंगे, ठीक है, तालाब और झील कह सकते हैं इसको। लेक हो गया, ठीक है, तालाब झील वाला पार्ट। रिवर्स, नदियां हो सकती हैं। डैम हो सकता है, बांध हो सकते हैं, या कैनाल, नहरें हो सकती हैं। तो ये क्या है, हमारे पास अलग अलग तरीके हैं जिससे क्या करते हैं, हम सिंचाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी जो हमारे पास जो सिंचाई के क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है, यानी पारंपरिक। ट्रेडिशनल को क्या बोलते हैं हम, पारंपरिक। तो हमारे पास क्या है, सिंचाई के जो पारंपरिक तरीके हैं या मेथड हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे।
द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड इन डिफरेंट रीजन फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स। हमारे पास क्या होता है, जो कुएं, झील या तालाब जो है, तो उनमें जो पानी है उस पानी को वहां से ऊपर खींचा जाता है। आपने देखा होगा तालाब या कुआं है तो कुएं में क्या होगा, पानी नीचे है तो उसको ऊपर खींचा जाता है। ठीक है, किसकी सहायता से, वो आगे हम पढ़ेंगे, कैटल की सहायता से, इलेक्ट्रिक मोटर लगी रहती है, तो अलग अलग तरीके हैं। तो हमारे पास क्या होगा, जो पानी है कुएं में है तो उसको अलग अलग तरीके से किया जाता है, पानी को वहां से खींचा जाता है, फिर उसको किसके द्वारा, कैनाल के द्वारा किया गया जाता है फील्ड तक, यानी जो हमारे खेत हैं उन खेतों तक पहुंचा दिया जाता है। कैटल्स और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स, यानी क्या होगा, हमें कुएं से पानी खींचना है या कैनाल से पानी भेजना है या लेक से पानी भेजना है, तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, या तो जानवरों की, ठीक है, कैटल्स की जरूरत पड़ेगी, मवेशियों की जरूरत पड़ेगी, या मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन लेबर की जरूरत पड़ेगी। कहीं कहीं पर देखा होगा आपने, जहाँ पर कृषि की जाती है यहाँ पर कहीं पर कुछ प्लांट, छोटे प्लांट, बड़े गेहूं के खेत या धान के खेत की बात नहीं कर रहे हम, कहीं पर हम छोटे पेड़ पौधे उगाते हैं, जैसे हमने आम का पेड़ लगा दिया या हमने कहीं पर मिर्च लगा रखी है, तो वहाँ पर क्या करनी पड़ती है, हमें वाटरिंग करनी पड़ती है, तो वहाँ पर ह्यूमन लेबर भी किया जा सकता है। यानी आप देखोगे, आपने अगर मिर्च बोई है तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, मिर्च में क्या करते हैं, लगातार पानी को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, या बाल्टी से क्या करते हैं वहाँ पर पानी डालते हैं, तो ये क्या आता है, ह्यूमन लेबर के अंतर्गत आता है। यानी मनुष्य क्या करता है, खुद ही उसको वहाँ पर पानी की जो कमी है उसको क्या करता है, पूरी कराता है। सो दीज मेथड आर चीपर बट लेस इफिशियंट, यानी ये जो साधन है ये क्या अपने आप में सस्ते हैं, बट क्या है, इफिशियंट, यानी इनकी जो इफिशियंसी है, यानी जो इनकी दक्षता है वो क्या है, बहुत कम है, तो लेस इफिशियंट है। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर, जो अलग अलग तरीके के क्या है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, तो उसको हम डिस्कस करें। पहला हमारे पास मोट पुली सिस्टम, ठीक है, यहाँ पर क्या आता है मोट, यहाँ पर क्या आता है, घिरनी लगी रहती है, आपने देखा होगा, यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये मोट है, तो यहाँ पर क्या है, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पर क्या है, ये घिरनी लगी है, तो ये क्या होगा, इसको हम नीचे की, ये रस्सी है, इसको नीचे छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये पानी यहाँ से भरा जाएगा, भरने के बाद हम इसको घिरनी को फिर वापस इधर को खींचेंगे तो ये वापस आएगा, और उस तरीके से क्या होगा, जो बाल्टी होगी उस बाल्टी को क्या कर सकते हैं, ये भर सकता है। तो ये घिरनी की सहायता से क्या करते हैं, यहाँ पर पानी को ऊपर खींचा जाता है। दूसरा हमारे पास चेन पंप, दूसरा क्या हमारे पास, चेन पंप। तो चेन पंप की सहायता से भी क्या करते हैं हम, जो हमारे पास क्या होगा, पानी होगा उसको हम खींच सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, एक चेन लगी हुई है पूरी, ठीक है, चेन लगी हुई इस सिस्टम के साथ, तो ये क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है लगातार, तो ये क्या होगा, यहाँ से पानी को ऊपर खींच लेगा, तो ये क्या हमारे पास चेन पंप है। उसके बाद जो तीसरा तरीका है वो है ढेकली। तीसरा तरीका हमारे पास ढेकली, तो ढेकली की सहायता से भी क्या कर सकते हैं हम, पानी को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं या ऊपर खींच सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ढेकली। तो इसमें देख पा रहे हैं आप क्या, ये कुआं है, ये पोर्शन किसका है, कुएं का पोर्शन है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक लकड़ी लगा रखी है, इस लकड़ी के साथ क्या, यहाँ पर एक लोडेड चीज रखी हुई है, तो ये बाल्टी, हम इसको क्या करते हैं, इसके एक सिरे पर बाल्टी लगा रखी है जो रस्सी की सहायता बांधी हुई है, तो इसको हम छोड़ेंगे, ठीक है, इसको हम इसमें से बाहर हटा दें तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा, डिप करेगा, फिर बाल्टी भर जाएगी, फिर इसके ऊपर क्या करेंगे हम, बाहर रखेंगे, तो ये क्या होगा, फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये क्या हमारे पास ढेकली है, ठीक है, क्या हमारे पास ढेकली। अगला जो हमारे पास होगा वो क्या है, रहट, ठीक है, तो रहट या उत्तोलक तंत्र बोलते हैं इसको हम हिंदी में। तो रहट की सहायता से भी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर जो सिंचाई है उस सिंचाई, यानी जो पानी है उस पानी को ऊपर खींच सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तो ये क्या था, हमारे पास चार अलग अलग तरीके थे। एक क्या था हमने मोट, दूसरा क्या था हमारे पास चेन पंप, तीसरा क्या था हमारे पास ढेकली, और फोर्थ वन क्या था हमारे पास रहट। तो ये क्या हमारे पास सिंचाई के क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर, यानी जो पंप होते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा वाटर पंप लगाए जाते हैं, तो पंप की सहायता से भी क्या करते हैं, पानी को हम जमीन से ऊपर खींच सकते हैं। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज्ड टू रन दीज पंप्स, यानी हमारे पास क्या होता है, या तो हम किसका, डीजल का उपयोग करते हैं, ठीक, या फिर हम बायोगैस का उपयोग कर सकते हैं, या फिर हमारे पास क्या, तो इलेक्ट्रिक या जो सोलर एनर्जी है, तो हम किसी का भी हम क्या कर सकते हैं, उपयोग करके पानी को क्या कर सकते हैं, ऊपर ला सकते हैं। तो ये क्या थे हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड थे, चार मेथड हमारे पास क्या है, ट्रेडिशनल है। उसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर क्या है, 4 मेथड को डिस्कस किया गया है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, यानी हमारे पास क्या है, जो सिंचाई के जो मॉडर्न तरीके हैं, तो उसमें क्या क्या आते हैं, तो उसमें हम कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास नया तरीका है मॉडर्न सिस्टम, यानी आधुनिक तकनीकी या आधुनिक विधियां जिससे हम सिंचाई कर सकते हैं। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, यानी हमारे पास क्या होता है, जो आधुनिक मेथड है उसमें क्या होता है, हमारे पास मितव्ययता, यानी सिंचाई का जो आधुनिक तरीका है, तो उसमें क्या होती है, इकोनॉमिकली क्या है हमारे पास अच्छा है, यानी हमारे पास क्या वहाँ पर इकोनॉमिकली मितव्ययता के साथ क्या कर सकते हो, वहाँ पर पानी का क्या कर सकते हैं,
छिड़काव कर सकते हैं या पानी खेती को दे सकते हैं, कृषि को दे सकते हैं। दीज मेन मेथड यूज्ड आर एज फॉलोज, उनसे कुछ निम्न है। पहला हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम तो हमारे पास क्या है, छिड़काव तंत्र, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर जो सिस्टम है इसमें हम क्या करते हैं, पानी, आप आगे डायग्राम में देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, पाइप लगे हुए हैं, तो ये क्या है, इसका ये स्प्रिंक लगी है, तो ये पानी को क्या कर रहा है, लगातार वहाँ पर छिड़क रहा है। तो ये क्या हमारे पास स्प्रिंकलर सिस्टम है, यानी हमारे पास छिड़काव तंत्र है। पानी की क्या होती है, इस सिस्टम में क्या होती है, बचत होती है। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, यानी जहाँ पर क्या होता है, पानी सफिशिएंट नहीं है, पानी क्या है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जहाँ पर पानी क्या होता है, कम मात्रा में उपस्थित है, या हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास जो क्या है, रेगिस्तान वाले एरिया है या जहाँ पर पानी की कमी हो सकती है, तो वहाँ पर इस सिस्टम का बेटर वे से क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप आर ज्वाइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी यहाँ पर क्या होता है, जो मेन पाइपलाइन है तो उसके यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, चित्र में देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नोजल लगी रही है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, पानी का लगातार छिड़काव कर रहा है। तो ये क्या हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, इरिगेशन का क्या है, एक बेटर तरीका है, स्प्रिंकलर सिस्टम। तो ये क्या था हमारे पास, इससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं, और पानी क्या होगा, कम से कम बर्बाद होगा। व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विथ द हेल्प ऑफ पंप, इट इंक्रीज फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। इसके बाद क्या होता है, जब पानी प्रेशर के साथ आता है तो इसकी जो टॉप पे रोटेटिंग नोजल होती है, ये वाला जो पोर्शन है कह रहे हैं हम, तो ये जो रोटेटिंग नोजल है ये क्या होगी, यहाँ पर क्या होगी, घूमते रहेगी और पानी क्या होगा, आगे छिड़कता जाएगा। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, ये कहता है जैसे वर्षा होती है तो वर्षा की तरह क्या करता है, पानी ऊपर से छिड़कता है, ठीक है, जहाँ से जैसे वर्षा होगी तो वर्षा क्या होती है, चारों तरफ फैलती रहती है, ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है, ये भी क्या होता है, छिड़काव करता है पानी का, क्या करता है, एक जैसे बारिश से छिड़काव होता है तो वैसे पानी का छिड़काव करता है। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल इन सैंडी सॉइल, हमने पहले भी कहा था, जहाँ पर क्या होगी, रेतीली भूमि होगी या सैंडी सॉइल है, बलुई मिट्टी है, तो वहाँ पर क्या होगा, ये सिस्टम बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। यानी जिन एरियाज में पानी की कमी होती है या पानी जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है, तो वहाँ पर इस तरह की जो स्प्रिंकलिंग सिस्टम है, यानी जो छिड़काव तंत्र है, वो क्या सबसे ज़्यादा है, तो सैंडी सॉइल में ये ज़्यादा यूजफुल है। अगला हमारे पास ड्रिप सिस्टम, अगला क्या हमारे पास, ड्रिप सिस्टम, यानी बूंद बूंद करके हम कैसे पानी देते हैं। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स, यहाँ पर किया जाता है, जो पेड़ पौधों की जड़ें होती हैं उस जड़ों को बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, तो ये क्या हमारे पास, ये कुछ हमारे पास क्या है, प्लांट लगे हुए हैं, तो ये प्लांट है, ये प्लांट हमारे पास, तो इनकी जो जड़ें हैं तो यहीं पर क्या होगा, पानी को बूंद बूंद डिप डिप करके, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, पानी दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा नल में से कभी कभी नल कम बंद रहता है तो यहाँ से टप टप करके क्या होता है, पानी नीचे टपकते रहता है, तो वैसे ही क्या किया जाता है, यहाँ पर पेड़ पौधों की जड़ों तक पाइप पहुँचा दिया जाता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, सीधे पानी को दिया जाता है। इससे क्या होता है, पानी की बहुत ज़्यादा बचत होती है, कम पानी में हम अच्छी खेती कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप मेथड, तो ये क्या होता है, इससे क्या बोलते हैं हम, ड्रिप सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज, ये क्या होता है, जो पेड़ पौधे हैं, यानी जहाँ पर क्या होगा, हमारे पास बड़े पेड़ पौधे हैं, तो वहाँ पर क्या कहता है, ये अच्छा फायदेमंद है, क्योंकि खेती के लिए उतना ज़्यादा फायदेमंद नहीं है कह रहे हैं, तो प्लांट पेड़ पौधों की जड़ों को क्या हम आसानी से वहाँ पर पानी दे सकते हैं। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हमारे पास एक फिगर, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये क्या है, एक मेन पाइपलाइन है, तो यहाँ से क्या इसकी जड़ों पर क्या आता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या किया जाता है, पानी दिया जा रहा है। तो ये क्या हमारे पास कौन सा ड्रिप सिस्टम के अंदर इसको हम रखा हुआ है। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, पानी क्या होता है, इसमें बर्बाद नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता है, तो वाटर का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होगा। इट इज अ बून इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर, यह उन एरिया में क्या है, वरदान है, बून का अर्थ क्या होता है, वरदान, तो ये क्या है, उन एरिया में क्या होगा, वरदान है, जहां पर क्या होगा, पानी बहुत कम मात्रा में क्या है, उपस्थित है। तो ये क्या था, हमारे पास ड्रिप सिस्टम था, तो ड्रिप सिस्टम में क्या कर सकते हैं हम, पानी की बहुत ज़्यादा क्या होती है, बचत होती है, तो आसानी से की जा सकती है, कृषि खेती इरिगेशन की जा सकती है। अगला हमारे पास है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी क्या है, जो वीड्स हैं तो उससे हम अपनी खेती को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, यानी जो खरपतवार है उन खरपतवार से हम अपनी कृषि को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बूजो एंड पहली वेंट टू अ नियर बाय व्हीट फील्ड एंड शॉ दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स इन द फील्ड। पहले और जो बूझे हैं
वो अपने पास के खेत में गए जहाँ पर उन्होंने देखा कि गेहूं की खेती के साथ कुछ क्या है अन्य खेत भी, अन्य क्या है वहाँ पर पेड़ पौधे भी क्या है वहाँ पर उगे हुए हैं, यानी जो अन्य जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं तो वो भी क्या है वहाँ पर उगे हुए हैं। तो उन्होंने बोया था, जैसे किसान लोगों ने तो खेत में गेहूं बोया था, तो गेहूं के साथ क्या हो जाता है, जई या ओट भी क्या हो जाता है वहाँ पर उग जाता है। तो वो क्या है वहाँ पर एक वीड्स की तरह उग जाता है। तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें निकालना पड़ता है, नहीं तो क्या करेगा, जो फसल होगी उस फसल को क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो ये क्या हमारे पास जो अन्य जो अनवांटेड प्लांट्स वहां पर क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, वीड्स के अंतर्गत रखते हैं, खरपतवार बोलते हैं हम इसको। इन अ फील्ड मेनी अदर undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. यानी हमने वहां पर, हम उस पेड़ पौधे को नहीं बोया था लेकिन वो फिर भी क्या कर गया, वहां पर वृद्धि कर गया। तो ये क्या हमारे पास वीड्स कहलाता है, या क्या कहलाता है, हमारे पास खरपतवार कहलाते हैं। तो ये क्या, वीड्स को भी हमें, वीड्स से क्या करनी पड़ती है, हमें सुरक्षा करनी पड़ती है। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। यानी हम क्या करते हैं, जो हमारी खेती थी उस खेती से क्या कर दिया हमने, जो वीड्स थे, जो खरपतवार थे, तो उसको हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो इसे क्या बोलते हैं, हम वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग को हिंदी में क्या बोला जाता है, निराई। आपने नाम सुना होगा, खेतों में क्या कहते हैं, गुड़ाई निराई की जाती है, तो वही निराई है। तो वहां पर जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रो कर गए थे, अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो कर गए थे, तो उनको क्या कर दिया हमने, वहां से रिमूव कर दिया। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट्स फॉर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस एंड लाइट। ये क्या होती है, हमारे जो गुड़ाई है वो हमारी कृषि के लिए क्या है, आवश्यक है। क्योंकि हमारे जो पेड़ पौधे होंगे अगर वो छोटे, मतलब जिसकी कृषि कर रहे हैं हम, अगर वहां पर वीड्स ग्रो कर गया तो वहां पर जो ऊपर से सनलाइट आ रही है तो वो हमारा जो मेन क्रॉप है उसको नहीं मिल पाएगा। या हमने जो न्यूट्रिएंट्स, खाद और उर्वरक का जो उपयोग किया हुआ है, तो हमारे पेड़ पौधों तक नहीं मिल पाएंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, और पेड़ पौधों को वृद्धि करने के लिए स्पेस भी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारे पास क्या है, जो खरपतवार है उस खरपतवार को क्या करना पड़ता है, हमें टाइम टाइम पे क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, या उसको क्या करना पड़ता है, जो क्रॉप है उससे क्या करना पड़ता है, निकाल के अलग फेंकना पड़ता है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। ये क्या करता है, जो हमारी कृषि है, जो हमारी खेत हैं, जो हमारी क्रॉप है, फसल है, उस फसल को क्या करता है, नुकसान करता है, या उसको क्या करता है, प्रभाव डालता है, अफेक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि उसको क्या मिलेगा, जो न्यूट्रिएंट्स, जो हमने खाद का उपयोग किया वो खाद उसको नहीं मिल पाएगी, या फिर हमने जो पानी दिया वो पानी क्या करेगा, खरपतवार यूज कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमें कंटिन्यूसली लगातार क्या करना पड़ता है, वहां पर वीड्स को क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनिंग फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। यानी क्या होता है, जो ये खरपतवार होते हैं इनके बीज अगर हमारी जो फसल है, वो फसल मतलब जो हम लास्ट में क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, हम जो बीज का भंडारण करते हैं, बीज जो हमारे पास होता है, तो उसमें आगे तो ये क्या हो सकते हैं, मनुष्य या अन्य जो जीव जंतु होते हैं उनके लिए क्या होता है, नुकसानदेह भी होते हैं। तो ये क्या था हमारे पास, जो खरपतवार है उसको क्या करना पड़ता है, हमें अलग करना पड़ता है। फार्मर्स अडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। फार्मर्स क्या करते हैं, जो वीड्स होते हैं, जो खरपतवार होते हैं, उसको अलग करने के लिए करते हैं, अलग अलग विधियों का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। टिलिंग बिफोर सोविंग of crops help in unrooting and killing of weeds which may then dry up and get mixed with soil। तो हमारे पास क्या होता है, जो किसान लोग होते हैं तो उसको क्या करते हैं, जब जिस समय वो सूखा नहीं रहता है, ठीक है, तो उस समय क्या करते हैं, उसको करते हैं अनरूटिंग कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, अलग करके फेंक देते हैं, उखाड़ के क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। या जो हम जब खेत को हल चलाते हैं तो उस समय भी क्या कर सकते हैं, हम उसको उखाड़ के कर सकते हैं, अलग फेंक सकते हैं। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। जब क्या होता है, जो बीज और जो फ्लावरिंग होती है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उनको निकाल के फेंक दें, तो अगले जो खेती होगी या जो खरपतवार होंगे वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक बार उनमें बीज आ गया तो बीज क्या होता है, उनके पकने के बाद फिर वापस नीचे खेत में झड़ जाते हैं और फिर क्या होता है, दोबारा फिर उगने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जब उसमें फ्लावरिंग और जो सीडिंग हो रही है तो उससे पहले क्या करना चाहिए, हमें उसको अलग कर देना चाहिए। द मैनुअल removal includes physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground from time to time। हमें क्या करना चाहिए, जो खरपतवार है उसको समय समय पर क्या करना चाहिए, हमें हाथों से या फिर अन्य जो हमारे पास टूल्स है उससे क्या करना चाहिए, समय समय पर क्या करना चाहिए, हमें उसको कट करके फेंक देना चाहिए। दिस इज डन विथ द हेल्प ऑफ खुरपी। हम इसको किसकी सहायता से, जो खुरपी है उसकी सहायता से क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम, खुरपी की सहायता से कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, आगे जो
स्प्रेइंग वेडिसाइड, इसके अलावा क्या हमारे पास कुछ वेडिसाइड्स का भी उपयोग करते हैं, तो उसको हम दिखा रहे हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वेडिसाइड्स। हम क्या करते हैं, कुछ खरपतवार नाशी यानी रसायनों का उपयोग करके भी क्या कर सकते हैं, खरपतवार को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। लाइक 2,4-D, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। ये क्या करते हैं, जो वहां पर वीड्स हो रहे हैं, उन वीड्स को क्या कर रहे हैं, टोटली क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्प्रेइंग का क्या है, ये पर्सन है, तो क्या कर रहे हैं, वेडिसाइड्स जो केमिकल्स है, या 2,4-D जो हमने कहा, तो उस 2,4-D का क्या कर रहा है, ये छिड़काव कर रहा है। द वेडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू एक्सटेंड रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विथ अ स्प्रेयर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जो स्प्रेयर होता है, उस स्प्रेयर की सहायता से क्या करता हम, जो हमारे पास जो मार्केट से हम क्या लाते हैं, जो वेडिसाइड्स लाते हैं, वो क्या होता है, थोड़ा सा केमिकल क्या होता है उसमें ज़्यादा होता है, यानी उनकी जो कंसंट्रेशन है, जो उनकी सांद्रता है, वो क्या थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसमें हम पानी मिला के क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट कर देते हैं। अगर हमने उसको कंसंट्रेट पड़ गया फेंक दिया, कृषि में स्प्रे कर दिया, तो वो क्या कर सकता है, हमारी फसल को क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करना पड़ता है, ताकि वो क्या करे, जो फसल है उसको नुकसान ना करे। तो यहाँ पर एक केमिकल का नाम दिया गया है 2,4-D, इसको याद रखिएगा, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, कौन सा वेडिसाइड्स है, 2,4-D कौन सा एग्जाम्पल है, वेडिसाइड्स है। ठीक है, तो इसको क्या हुआ, कॉम्पिटेटिव पर्पज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetable growth of the weeds before flowering and seed formation। जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर बीज का निर्माण या बीज जब वहाँ पर उगने लग जाते हैं, तो उस समय क्या किया जाता है, हमें वेडिसाइड्स का क्या करना पड़ता है, उपयोग करना पड़ता है, यानी खरपतवार जो होंगे, उन खरपतवार का छिड़काव करना पड़ता है। क्योंकि अगर उस समय वीड जो क्या होंगे, जो फ्लावरिंग होगी या जिसमें सीडिंग होगी, तो उसमें कर देंगे, तो वो बीज उग नहीं पाएंगे, तो वो क्या होंगे, उसको पूरी तरह से क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। स्प्रेइंग ऑफ वेडिसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर, यानी क्या करते हैं, जो वेडिसाइड्स होते हैं, जो खरपतवार नाशी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो फार्मर है, जो उसका छिड़काव कर रहे हैं, तो उनको भी क्या कर सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर पिछले उसमें देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या, इसने मुंह पर क्या लगा रखा है, रुमाल लगा रखा है, तो इससे क्या होगा, जो दवाई होगी या जो खरपतवार नाशी है, ये इसके मुंह तक नहीं आ पाएगी, इसका स्प्रे इसके पास नहीं आ पाएगा, तो इसको हार्म होने से क्या करेगा, बचाएगा। सो दे शुड यूज देयर केमिकल्स वेरी केयरफुली। They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals। ये हम पहले कह चुके हैं, जब एक स्प्रे करेगा, केमिकल का छिड़काव करेगा, तो उस समय क्या करेगा, अपने मुंह पे या अपने हाथों पे क्या कर सकता है, एक क्लॉथ लपेट सकता है, जिससे क्या होगा, उसके मुंह पर उन केमिकल्स का अभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये क्या था हमारे पास, कैसे उसको हम वेडिसाइड्स का उपयोग करते हैं, तो उसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हार्वेस्टिंग। अगला टॉपिक है हमारे पास हार्वेस्टिंग, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, कटाई। यानी हमने पूरा खेती में जो क्रॉप थी वो पक गई, तो पकने के बाद क्या करते हैं हम, उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं, कटाई करते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इज ए मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। यानी यहाँ पर क्या, हमारे जो कटाई है, वो कटाई भी क्या हमारे पास हार्वेस्टिंग क्या एक महत्वपूर्ण टास्क है, कार्य है अपने आप में। ये क्या होता है, जब फसल पूरी पक जाती है, तो उसको काटने की जो प्रक्रिया है, उसे क्या बोलते हैं हम, हार्वेस्टिंग, या क्या बोलते हैं उसको हम, कटाई बोलते हैं। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। ये क्या होता है, जो हार्वेस्टिंग है, यानी जो कटाई है, वो क्या होता है, हम उसको करते हैं, जैसे आपने देखा होगा, गेहूं की जो बालियां होती है, उसको ऊपर से कट किया जाता है, या ग्राउंड से, या तो हम ऊपर जो उसकी बाली है, तो उसके पास से उसको कट करके अलग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है, बाली यहाँ पर अगर है, तो इसके क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं, या जमीन से क्या करते हैं, उसको पूरी तरह अलग कर लेते हैं। तो ये हम क्या कर सकते हैं, जो कटाई है, तो उसको इस ढंग से प्रक्रिया कंप्लीट की जाती है। इट यूजुअली 3 to 4 months ऑफ फॉर ए सीरियल टू मैच्योर। यानी जो एक फसल है, उसको 3 से 4 महीने लगता है। अभी जैसे आजकल क्या बोल रहे हैं हम, मडवा बोल रहे हैं, तो मडवे की फसल होगी इसके बाद, या धान की फसल होगी, तो इसको 3-4 महीने के अंदर क्या होगी, एक फसल क्या होती है, लगभग पूरी हो जाती है। वैसे आपने गेहूं देखा होगा, सितंबर अक्टूबर में गेहूं होते हैं, अक्टूबर नवंबर तक, तो उसके बाद क्या होता है, मार्च अप्रैल तक क्या होता है, गेहूं पूरा हो जाता है। तो 3-4 महीने में क्या होती है, एक फसल तैयार हो जाती है, पक जाती है, मैच्योर हो जाती है। हार्वेस्टिंग इज आवर कंट्री इज इधर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। ये क्या होता है, जो हमारे देश में जो क्या की जाती है, जो कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग की जो जाती है, उसके लिए क्या होता है, हम हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है, मशीनों का उपयोग करते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हाथों से जो दराती होती है, इस दराती की सहायता से क्या करते हैं, हम इसको काटते हैं। तो ये क्या हमारे पास एक दराती का चित्र दिखा रखा है। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द शैप। हमारे पास क्या, तो जो हार्वेस्टेड क्रॉप होती है, ठीक है, तो वहां पर जो क्या है, कटी हुई फसल है, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें भूसे से क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है।
दिस प्रोसेस कॉल्ड थ्रेसिंग, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, थ्रेसिंग की प्रक्रिया बोलते हैं। यानी हमारे पास क्या थी, जो जो गेहूं था या फिर जो धान था, तो उसमें से क्या कर दिया हमने, जो भूसा था, हस्क वाला जो पार्ट था, उसको क्या कर दिया हमने, अलग कर दिया। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, थ्रेसिंग की प्रक्रिया बोलते हैं। थ्रेसिंग के अंदर उसको रखा जाता है। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इज एन इनफैक्ट अ कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। यहाँ पर किया गया था किसकी सहायता से, यहाँ पर कंबाइन जो होता है उसकी सहायता से हम इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें दो चीजें रहती है, हार्वेस्टर कटाई करने वाला यंत्र भी रहता है, थ्रेसर। तो ये दोनों का क्या है, मिक्स रूप है, मॉडिफाइड फॉर्म है। तो ये क्या हमारे पास एक थ्रेसर है, तो इसमें क्या आता है, हार्वेस्टर और दूसरा क्या हमारे पास जो थ्रेसर है, उन दोनों का क्या क्या आता है, उपयोग किया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड कंबाइन। तो ये क्या हमारे पास कंबाइन का एक डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पर। तो ये नई तकनीक है जिससे हम क्या करते हैं, समय यानी जो लेबर होता है उसकी बचत भी होती है और टाइम की भी क्या होती है हमारे पास बचत होती है। अगला हमारे पास क्या है, विनोइंग मशीन। अगला क्या हमारे पास, विनोइंग मशीन, यानी कैसे विनोइंग की जाती है। तो विनोइंग के बारे में हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, चित्र के थ्रू क्या दिख रहा है, हम यहाँ पर विनोइंग दिखा रहे हैं। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शेफ बाय विनोइंग। तो हमारे पास क्या है, जो भूसा है या जो हमारे पास क्या है, घास वास वाला पार्ट है, जो हस्का वाला पार्ट है, तो उसको क्या करता हम फटकारने के बाद, ठीक है, विनोइंग जो की जाती है, तो उससे भी क्या कर सकते हैं, इसको पूरा कर सकते हैं। तो विनोइंग ये जो पार्ट है, ये विनोइंग का पार्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको लगातार फटकाएगा, तो इससे क्या होगी, ये जो भूसा होगा या जो हस्क है, वो पार्ट को क्या हम अलग कर सकते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन दिस चैप्टर 6, चैप्टर कक्षा 6 के अंतर्गत हमने इसको पहले ही डिस्कस किया हुआ है। स्टोरेज लास्ट पोर्शन हमारे पास, जो हमने फसल क्या कर दी, काट दी, तो काटने के बाद क्या होता है, जो अन्न होता है हमारे पास, उसका क्या करना पड़ता है, हमें स्टोरेज करना पड़ता है, भंडारण करना पड़ता है। अगर स्टोरेज प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो वो भी क्या करता है, हमें बीज क्या हो सकते हैं, उससे नष्ट हो सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि तीन ही वीडियो में क्या हो जाए, जो इसका नोट्स वाला पोर्शन है वो कवर हो जाए, ताकि हमारे पास क्या होगा, कम वीडियो में ही क्या होगा, हमारी जो पूरा लेसन हो वो कवर हो सके। तो हमारे पास क्या नेक्स्ट, स्टोरेज, भंडारण। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। जो हमारे पास क्या स्टोरेज है, भंडारण का जो है, वो भी क्या अपने में एक महत्वपूर्ण कार्य है। जो हमारे पास क्या होगा, उत्पादन हुआ है, जो हमने प्रोड्यूस किया हुआ है, तो उसको स्टोरेज करना में क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट टास्क है। इफ द क्रॉप्स ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फॉर मॉइस्चर, इंसेक्ट, रेट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। अगर हमें क्या करना है, जो फसल है, जो हमारे पास क्या है, बीज है, उन बीजों को क्या करना है, हमें लंबे समय तक के लिए करना है, रखना है। तो उसमें क्या होना चाहिए, हमें कीड़ों से, या फिर हमारे पास क्या मॉइस्चर है, नमी है, ठीक है, माइक्रोब्स हैं या चूहे हैं, तो उनसे क्या करना पड़ेगा, हमें उसको सेफ रखना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा। द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर, यानी जो ताज़ी फसल होती है उसमें क्या होता है, मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, यानी उसमें जो पानी है, उस पानी की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। आप धान लाए होंगे या आपने देखा होगी, जो भी फ्रेश होता है, उस फ्रेश में क्या होता है, मॉइस्चर क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, ड्राई करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, तब जाके हमें स्टोरेज करना पड़ता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन सीड्स आर स्टोरेड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिज्म, लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास क्या था, जो फसल हमने काटी थी, अगर हमने उसको नहीं सुखाया, उसको ड्राई नहीं किया, तो वो क्या हो सकता है, वहाँ पर क्या हो सकता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हैं, उनको नुकसान पहुँचा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि लंबे समय तक क्या होगा, चलाना है, तो उसको क्या कर सकते हैं, जो कीड़े मकोड़े हैं या चूहे हैं या फिर अन्य कोई पार्ट है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसको नुकसान कर सकते हैं। तो हमें उसको ड्राई करना पड़ेगा। और उसके अलावा क्या होगा, उसको जर्मिनेशन जो कैपेसिटी होगी, यानी जो उसकी अंकुरण की जो कैपेसिटी होगी, वो भी क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है या कम हो सकती है। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सम सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। हमें क्या करना चाहिए, लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी फसल है, जो हमारे बीज है, उस बीज को क्या करना, हमें सूखा जो धूप है, उस धूप में सुखाना चाहिए, ताकि उसमें से मॉइस्चर क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर हमारे पास गेहूं है, तो गेहूं को हम लंबे समय तक सुखाएंगे, तो क्या होगा, मॉइस्चर फ्री हो जाएगा, पानी कम हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो गेहूं है बहुत लंबे समय तक चल सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको मॉइस्चर फ्री कराना चाहिए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई। ये क्या करता है, जो हमारे पास बैक्टीरिया, फंजाई या जो इंसेक्ट हैं, जो भी उसमें क्या लगते हैं, जीवाणु या कवक या जो पीड़क होते हैं, वो अटैक करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें आसानी से अटैक नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, उसको लंबे समय तक सूखा देना चाहिए, ताकि उसमें जो कीड़े हैं वो ना लग पाए। फार्मर स्टोरेज ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स। आपने देखा होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, जो स्टोरेज होता है, स्टोरेज करने के लिए जो जूट बैग होते हैं उनका, या जो मेटेलिक बीन्स होते हैं, जो क्या होते हैं, धातु के बड़े बर्तन होते हैं, तो उनमें क्या कहते हैं, उसको स्टोर किया जाता है।
However, large scale storage of grains is done in silos and granars to protect them फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। तो चूहे और जो इंसेक्ट होते हैं उनसे बचाने के लिए क्या करते हैं वहां पर ग्रेनर्स, या जो हमारे पास क्या था ये सिलॉस दिखा रखा है, तो बड़े बड़े कंटेनर हैं, ठीक है। तो इन बड़े बड़े क्या है यहाँ पर सिलॉस टाइप में दिखा रखा है, तो इसमें क्या करता है स्टोरेज किया जाता है। तो भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ठीक है, ये दिखा रखा, तो यहाँ पर क्या है इस ढंग से स्टोरेज किया जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। जब घरों में देखा होगा आपने, तो घरों में क्या आता है जो नीम की पत्तियां होती हैं, कड़वी होती है नीम की पत्तियां, तो वो कीड़ा लगने से क्या करती है उस फसल को क्या करती है या उस अनाजों को या बीजों को क्या करते हैं बचाती हैं। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोदाम्स, ठीक है, जो गोदाम होते हैं तो उसमें भी स्टोर करने के लिए करता है हम कुछ केमिकल्स या कुछ क्या होते हैं नीम के पत्तों का उपयोग किया जाता है। स्पेसिफाइड केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। यहाँ पर जहाँ पर क्या होते हैं गोदाम है बड़े बड़े, तो वहाँ पर क्या आता है केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, केमिकल का छिड़काव किया जाता है, तब जाके क्या करते हैं वहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है सिलॉस का ये यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है। अगला हमारे पास स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन ग्रेनरीज, जो हमारे पास क्या है भंडार गृह है। तो भंडार गृहों में क्या कर सकते हैं हम अनाजों को क्या कर रहे हैं स्टोरेज करा रहे हैं। तो ये क्या था हमारे पास अलग अलग स्टोरेज बड़े बड़े तरीके से इसको स्टोर किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास फूड फ्रॉम एनिमल्स, यानी जो जानवर है उन जानवरों से हमें कौन कौन से भोजन मिलते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, जंतु से मिलने वाले भोजन। एक्टिविटी 1.3 मेक द फॉलोइंग टेबल इन यूर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। एनसीईआरटी में जो टेबल है वो खाली दे रखी है, तो हमें क्या करना है इसको भरना है। तो फूड यानी मिल्क है, मिल्क कहाँ से हमें उसका सोर्स क्या है काउ बफेलो सी गोट एंड सी केमिकल। तो ये क्या हमारे पास क्या है सोर्स हैं किसके मिल्क के। उसके अलावा हमने दो फूड भोज्य पदार्थ जो है और रखे हुए हैं। पहला हमारे पास मीट, तो मीट किससे मिलता है हमें गोट चिकन और शीप, यानी जो भेड़ है मुर्गी है या जो बकरी है उससे क्या मिलता है हमें मीट मिलता है। एग जो अंडा है वो किससे चिकन जो मुर्गी है उससे मिलता है, या फिर हमारे पास जो ऑस्ट्रिच है उससे क्या करता है हमें क्या मिलता है अंडे मिलते हैं। तो ये क्या हमारे पास कुछ जो एनिमल्स हैं उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जैसे हमने इससे पहले बहुत 6-7 में देखा था कि जो हमारे पास प्लांट है वो प्लांट क्या है हमारे पास जो फूड है उसका क्या है मेजर सोर्सेज है। उसके अलावा हमारे पास क्या है कुछ एनिमल्स हैं जिससे हमें कुछ मात्रा में फूड मिलता है। तो एनिमल पर भी क्या है निर्भर करते हैं हम। मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट, यानी जो कोस्टल एरिया में जो क्या है समुद्री किनारे वाले एरिया में रहते हैं तो क्या करते हैं वहाँ पर फिश का कंज्यूम करते हैं। फिश को क्या करते हैं अपने भोजन के रूप में क्या करते हैं उपयोग करते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। हम पिछले अध्यायों में या पिछले क्लासों में हम पढ़ चुके हैं कि पेड़ पौधों से हमें कैसे भोजन मिलता है। तो ये क्या था हमारे पास प्लांट प्रोडक्ट, याद आ रहा होगा आपको ऑटोट्रॉप्स, जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या था अपने आप में स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो उसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स इन द लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स सोइंग एक्सेट्रा। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो क्या था हमारे पास जो फसल उत्पादन है उस फसल उत्पादन के हमारे पास क्या है बहुत सारे क्या है स्टेप में क्या किया जाता है कंप्लीट की जाती है। हमारे जो फसल उगा रहे हैं जो फसल हम बो रहे हैं तो वो क्या हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टेप में क्या किया जाता है इसको कंप्लीट किया जाता है। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर। जो हम क्या करते हैं जानवरों को घर में पालते हैं तो उनके लिए भी क्या होता है हमें फार्मिंग की जाती है। जो हमारे पास क्या होता है पशुपालन किया जाता है तो उनको हमें प्रॉपर क्या करना पड़ता है भोजन देना पड़ता है, उन्हें आवास की भी ज़रूरत पड़ती है, उनकी केयर की भी ज़रूरत पड़ती है। पता चला हमने कुछ एनिमल्स जो थे उनको क्या किया फार्मिंग की, उनकी क्या कर दिया हमने फार्मिंग की है, ठीक है। तो उसको क्या कर रहे हैं हम प्रॉपर उनकी केयर नहीं हो पा रही तो वो क्या कर सकते हैं हमें हम जिस पर्पज़ के लिए हमने उसको पाला हुआ है तो वो क्या करेंगे हमारे पास पशुपालन जो किया हुआ है, ठीक है, पशुपालन बोलेंगे उसको। तो पशुपालन जो किया हमने तो वो क्या हमें उतना ज़्यादा फायदा नहीं देगा। वन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब हम इसको बड़े पैमाने पर करते हैं यानी बहुत सारे आपने देखा होगा गौशाले होते हैं या फिर अन्य चीज़ें हैं मुर्गी पालन है या फिर अन्य कहीं पर इस टाइप के पशुपालन किया जाता है तो उसे क्या इस टाइप का प्रोडक्शन किया जाता है। इस टाइप के क्या होते हैं जो कैटल होते हैं उनको क्या करता हम पालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, पशुपालन के अंदर इसको रखा जाता है। तो ये क्या था हमारे पास क्रॉप प्रोडक्शन था, यानी जो चैप्टर 8 है फर्स्ट का तो उसमें क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें कितने थे हमारे पास जो टोटल 7 स्टेप थे हमारे पास। फर्स्ट स्टेप क्या था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करना। दूसरा स्टेप क्या था बुआई सोइंग,
थर्ड स्टेप क्या था, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर का कैसे हम उपयोग करते हैं, खाद और उर्वरक का कैसे उपयोग करते हैं हम। चौथा क्या हमारे पास, इरिगेशन सिंचाई। पांचवा क्या था हमारे पास, वीडिसाइड्स जो होते हैं उनका कैसे उपयोग किया जाता है, तो खरपतवार से सुरक्षा कैसे था उसके बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद क्या था हमारे पास, हार्वेस्टिंग। ठीक है, हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है, यानी जो फसल है उसको कैसे कटाई की जाती है। और लास्ट पार्ट क्या था हमारे पास, जो अन्न हमने उत्पादित किया था उसका कैसे स्टोरेज किया जाता है, भंडारण कैसे किया जाता है। तो हमारे पास पहला चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, 3 वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को कवर कर लिया। अगर हम छोड़ दें, अगर हम टॉपिक को छोड़ें तो उससे क्या होगा, वीडियो तो शॉर्ट हो जाएगा लेकिन आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा। तो हम चाह रहे हैं कि कम वीडियो में, 3 से 4 वीडियो में हमारे जो एक चैप्टर है उसको क्या कर लें, हम पूरा कवर कर लें। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो वीडियो हमारे पास क्या होगा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। थैंक यू।